Good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to teach you miscellaneous common errors taken from Professor R.S. Dhillon's book, English Improvement Course. This book is very important for all the students who are preparing for advanced competitive examinations. If you don't have this book, buy it from the market and start solving all the things. This book is very important, and in today's class, I'm going to teach you common errors. All the common errors are miscellaneous, and it is exercise 3 that I'm going to explain today. Questions from 1 to 25 will be explained in today's class. So let's get started. Question number 1 is: She is so proud that she will not submit to correction. She is so proud that. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि प्राउडी शब्द लिखा हुआ है। प्राउड का स्लैंग यूज होता है प्राउडी। बोल चाल में लोग इसे यूज कर लेते हैं। बोल चाल में लोग प्राउडी यूज करते हैं, बट इट इज स्लैंग। एंड व्हाट इज स्लैंग? स्लैंग है क्या? कुछ शब्द हैं जो ग्रामेटिकली गलत होते हैं, परंतु बोल चाल में आमतौर पर लोग उसे यूज कर देते हैं। हम स्लैंग कहते हैं। Slang is a word which is grammatically incorrect but commonly used in colloquial English. तो प्राउडी स्लैंग है और यहाँ होना चाहिए प्राउड, यानी आंसर होगा 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2. The doctor told the patient that prevention was better than cure. प्रिवेंशन क्योर से बेटर होता है, यह एक कहावत है। एंड on the basis of the rules of simple present tense, universal truth, scientific laws, proverbs, quotations, news headlines, commentary, habitual facts, etc. are always written in simple present. So, प्रिवेंशन वॉज बेटर देन नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन आपको लिखना होगा। यहाँ प्रेजेंट चाहिए, यह कहावत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहावत, एक तो हम कहें कि ये फिक्स्ड होते हैं, जैसे लिख दिए गए हैं हम वैसे ही इन्हें लिखते हैं। दूसरी बात कि ये प्रभावित नहीं होते हैं टेंस से। आप यहाँ देख रहे हैं द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट, सोच रहे होंगे कि टोल्ड द पेशेंट दैट यानी सेकंड पार्ट में हम पास्ट टेंस का यूज करें, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट में है। ऐसी बात यहाँ नहीं है, यह बात यहाँ लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो जिस बात की चर्चा हुई है वह फिक्स्ड है, वह कहावत है। तो जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी इज चाहिए, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3. ड्यू टू इलनेस ही couldn't attend ऑफिस yesterday. ड्यू टू के बारे में अंग्रेजी के विद्वानों में मतांतर है। अंग्रेजी के सभी जानकार जो बहुत अच्छे हैं, उनका यह मानना है कि ड्यू टू का यूज हमेशा वर्ब टू बी के बाद होना चाहिए। ड्यू टू का यूज बी के बाद होना चाहिए। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आप ड्यू टू से सेंटेंस की शुरुआत न करें। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी शुड नॉट यूज ड्यू टू। तो एक यह एरर है ड्यू टू। अब अगर आप एसएससी और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ड्यू टू शुरू में सही मान लिया जाता है। ऐसा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के आधार पर बोल रहा हूं, बट बैंकिंग में इसे गलत माना जाता है। ड्यू टू से सेंटेंस शुरू न करें, ड्यू टू के बदले आप यहां यूज करें ओइंग टू। ओइंग टू, ओइंग टू इलनेस ही कुडंट अटेंड ऑफिस। अब एक और एरर है, यहां डबल नहीं देना चाहिए था। ऑफिस के पहले द लगेगा। ऑफिस, स्टेशन, डोर, गेट, फिल्म, मूवी, सिनेमा, थिएटर, कुछ फिक्स्ड वर्ड हैं जिनके पहले प्रायः हम द लगाते हैं। दूसरी बात, जिस ऑफिस में ये गए या नहीं जा सके वह ऑफिस तो खास था ना, तो उस नियम से भी यहाँ द लगना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में डबल एरर है। हम ए भी सेलेक्ट कर सकते हैं और हम डी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डबल मिस्टेक दिया गया है यहाँ। आइए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। आप सभी कमेंट करते रहे जो भी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं। इमीडिएटली द चाइल्ड सॉ अ स्नेक, इट स्टार्टेड क्राइंग। चाइल्ड से जेंडर का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इट का प्रयोग किया गया, यह सही है। चाइल्ड के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन इट का यूज करते हैं, इसे न काटें। दूसरा एरर क्या है इसमें? इमीडिएटली द चाइल्ड सॉ ए स्नेक, इट स्टार्टेड क्राइंग, यानी जैसे ही बच्चे ने सांप को देखा वह रोना शुरू कर दिया। तो इमीडिएटली शब्द यहाँ गलत है, इस एडवर्ब की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ एक कंजंक्शन की जरूरत है और वह होगा एज सून एज। ज्यों ही बच्चे ने सांप को देखा त्यों ही वह चिल्लाना शुरू किया। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5। हिज डिजायर वॉज ग्रेट, हिज प्रेयर्स सिंसियर। यह सेंटेंस दो टुकड़े में है। एक टुकड़ा है हिज डिजायर वॉज ग्रेट, हिज प्रेयर्स सिंसियर। डिजायर के लिए वॉज का प्रयोग हो गया, बट प्रेयर्स के लिए तो कोई वर्ब ही नहीं है, यहां पर वर चाहिए और आंसर होगा डी। हम डी सेलेक्ट करेंगे। 5 का डी। प्रेयर्स के लिए कोई वर्ब नहीं है, वर्ब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 6। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली। वन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन यदि सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो आगे हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी वन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर आपको दिखाई पड़े, इसमें दो तरह के एरर आपसे पूछे जा सकते हैं, तीसरा नहीं होता है। वह दो क्या है? तो अगर आगे अपना, अपने, अपनी के लिए वर्ड यूज करना हो तो वह वंस होगा, जिसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए हम वंस यूज करेंगे और प्लूरल फॉर्म में हम वंस यूज करते हैं। बोलने में तो एक ही जैसा लग रहा है, बट रिटन में डिफरेंट है। तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यहां हिज के बदले वंस का आप प्रयोग करें। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए। अब इस वंस का यूज कहां करें, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। These books are more important than those one। इस तरह का एरर आपसे पूछा जाएगा। These books के कंपैरिजन में हम those one नहीं लिख सकते, those के बाद प्लूरल आता है और यहाँ बुक्स को रिप्लेस कर रहा है यह वन, तो किसी प्लूरल नाउन को रिप्लेस करने के लिए वन नहीं, आपको यूज करना होगा वंस का। और बहुत सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल अगर आप नए हैं, नहीं जानते हैं, तो टेलीग्राम एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा, और हर वीडियो के, यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम डाउनलोड तो किए ही होंगे, आप टेलीग्राम चैनल से मेरे साथ जुड़ जाएं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करें, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, बहुत सारे सेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐप डाउनलोड करें और आप उन चीज़ों का लाभ लें जो बिल्कुल फ्री हैं। तो 6 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ही being dishonest, he is in the bad books of the principal। to be in the bad books के नजरों में गलत होना, यह एक इडियम है। to be in the bad books के नजरों में गलत होना, to be in the good books के नजरों में अच्छा होना, दोनों याद कर लें। ही बीइंग डिसऑनेस्ट, ही आप देख रहे हैं यहाँ रिपीटिशन ऑफ ही,
बिना एंड के, बिना बट के, बिना बिकॉज के, आई मीन बिना कंजंक्शन के। एक ही तो गलत है। अब कैसे डिसाइड करें? तो पार्टिसिपल में पढ़ाया जाता है कि जब एक ही सब्जेक्ट सेंटेंस के दोनों पार्ट में एक्टिव हो और सेंटेंस के प्रारंभ में प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात भी और का प्रयोग हुआ हो, तो फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट हम केवल सेकंड पार्ट में देते हैं। और इस तरह से 7 का आंसर ए होगा। बीइंग डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट कौन था या कौन है? तो वह, इधर भी काम कर लिया। फिर ही इज इन द बैड बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल, यानी ही दोनों तरफ काम कर रहा है, इस ही की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लूअस है। 7 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज डू द नीडफुल एंड ऑबलाइज। जो नीडफुल है उसे कृपया करें और ऑबलाइज करें। प्लीज डू द नीडफुल, यहां आपको एक स्लैंग यूज मिल रहा है, डू द नीडफुल, ये स्लैंग है। यानी जो नीडफुल है, इनके कहने का मतलब है कि जो आवश्यक है, जो जरूरी है। तो ऐसे ना कहें, यह स्लैंग यूज है। प्लीज डू व्हाट इज नेसेसरी, प्लीज डू व्हाट इज नेसेसरी एंड ऑब्लाइज, यानी आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, यू मस्ट वर्क हार्डली बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग। आपको अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आ रहा है। वर्क हार्ड की वर्क हार्डली, तो निश्चित तौर पर वर्क हार्ड होगा। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये सिनोनिमस हैं एक दूसरे के और नेगेटिव अर्थ रखते हैं। यहाँ पर कठिन परिश्रम करने की बात हो रही है, इसलिए वर्क हार्ड होगा। 9 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, मनी मेक्स मेयर गो, मनी मेक्स मेयर गो, यह एक कहावत है। मेयर मीन्स घोड़ी होता है, शाब्दिक अर्थ इसका नहीं है। मनी मेक्स मेयर गो, आंसर सी होगा। कहावत यह है कि मनी मेक्स द मेयर गो, यानी पैसे से सब होता है, पैसे से सब होता है, पैसा चलता है, पैसा सब कुछ करता है। यह एक कहावत है। आंसर सी होगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, 10 यहाँ रिपीटेड है। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि अजय कुमार सिंह की किताब पढ़ा रहे थे और छोड़ दिए, उसे छोड़ा नहीं हूं। मैंने कुछ प्लान में बदलाव किया है। अब मिसलेनियस कॉमन इधर एक दिन होगा, एक दिन रेनेन मार्टिन से ग्रामेटिकल टॉपिक्स होंगे फिलर के रूप में, एक दिन वोकैब होगा, 1 या 2 दिन वोकैब होगा। कौन सी किताब है बड़ी मशहूर, ब्लैक बुक, ब्लैक बुक से वोकैब होगा। 1 या 2 दिन अजय कुमार सिंह के एसएससी का सेट होगा। यानी अब इसी मोड में आपका क्लास चलेगा, लाइव क्लास। हर चीज आपको मिलने वाली है, ऐसा नहीं कि मैं उसे रोक दिया हूं, उसे कंटिन्यू रखना है। बट अब क्लास के जो एक पैटर्न एक ही चल रहा था, उसमें बदलाव किया मैंने और बीच बीच में इन चीजों को इंट्रोड्यूस किया। आपके लिए बेहतर होगा और थोड़ा मन भी लगेगा। एक ही काम हम लगातार करते हैं ना, वो मोनोटोनस हो जाता है, नीरस हो जाता है। अब उस मोनोटोनी से बचने के लिए ये सारी चीजें मैं ऐड कर दिया हूं। तो थोड़ा वक्त लगेगा, अब समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन चीजें आपको बहुत मिलेंगी। 11, यू सीम टू बी एनफ रिच टू बाई अ कार। प्रतीत होता है कि ये कार खरीदने के लिए आप पर्याप्त धनी हैं। ग्रामेटिकल एरर सी में है, एनफ रीच। मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं एनफ के प्रयोग से संबंधित। नाउन
एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस एनफ। एनफ का यूज आप एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में करें और नाउन के पहले करें। एनफ दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है। यह जब नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद आता है एडवर्ब का काम करता है। ट्रिक याद रखेंगे तो एक भी प्रश्न इस पर आने वाला आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ एनफ रीच है जो कि गलत है, होना चाहिए रीच एनफ। My tooth has been paining for the past 5 days. टूथ पेन कर रहा है पिछले 5 दिनों से। पेन और एक में अंतर होता है। जहां मांसपेशी में दर्द हो वहां पर आप एक का यूज करें। मसल पेन के लिए आप यूज करेंगे एक का। अगर किसी मसल में पेन है तो उसे हम एक कहते हैं। घाव लगने से या किसी बीमारी के कारण अगर कोई पेन है तो उसे हम पेन कहते हैं। पेन ये किसी डिजीज के कारण हो या इंजरी के कारण हो, वुंड के कारण हो, जख्म घाव या बीमारी से अगर दर्द है, पीड़ा है, तो उसे हम पेन कहते हैं। और मसल में खिंचाव है, तनाव है, दर्द है, तो उसे आपको एक कहना है। माई टूथ हैज बीन पेनिंग। अब आप जानते होंगे बहुत ही पॉपुलर यूज है टूथ एक। टूथ एक, इसलिए पेनिंग के जगह पर एक्किंग का आप यूज करें। अब आप सोचेंगे हो सकता है दांत में कोई बीमारी भी हो। जी हाँ, आपका सोचना जायज है, हो सकता है दांत में कोई बीमारी हो, लेकिन टूथ के लिए एक का ही आप यूज करें। आंसर बी होगा। जनरल बातें जो संभव है मैं बताता हूं, कभी कभी एक्सेप्शन भी हो जाते हैं। तो टूथ के लिए एक का ही यूज करना है। नंबर 13, मोहन secured 10% marks and thus topped the list. मोहन 100% अंक प्राप्त किया और इस तरह से लिस्ट में टॉप आया, अव्वल आया। क्या एरर है इसमें? इसमें भी स्लैंग यूज है 10%। हालांकि मतांतर है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है अंग्रेजी के विद्वानों के बीच। कुछ लोगों का मानना है कि 100% सही होता है, बट नहीं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि 100% का यूज ना करें, आप यूज करें 100% का। इसलिए 100% जहां भी मिले आप उसे काट दें और करेक्शन के लिए यूज कर लें 100% का। आंसर बी होगा। 14, it is 10:30 in my watch. It's a very simple question and prepositional error है यहाँ। It is 10:30 in my watch. In my watch के बदले हम यूज करेंगे by my watch। यहाँ पर वॉच के लिए बाई का यूज किया जाता है, इन का नहीं। दूसरी बात, 10:30 लिखें कि ए 10:30 लिखें, यह भी जानकारी की बात है। मैं आपको बता दूं दोनों करेक्ट है। ए क्वार्टर भी लिखते हैं, क्वार्टर भी लिखते हैं, ए हाफ भी लिखते हैं और हाफ भी लिखते हैं। ग्रामर से दोनों को करेक्ट माना गया है। आंसर 14 का सी होगा। इन के जगह बाई का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन द बुक ऑन पेज 10। यूज ऑफ प्रेपोजिशन में एट के अंतर्गत एक रूल आता है कि पेज नंबर के साथ यदि पेज नंबर दिया गया हो तो आप एट का प्रयोग करें, ऑन का नहीं। एट पेज 10, एट पेज 20 और एनीथिंग एल्स, आप एट का यूज करेंगे। आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 16. The clerk had signed on the pay bill in the morning, but the pay hasn't been disbursed to him so far. किसी भी सेंटेंस के लास्ट में so far, up to now, by now, even now, lately, recently दिया गया हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें जो कि यहाँ किया गया है और यह पार्ट सही है। फिर एरर क्या है? द क्लर्क हैड साइंड ऑन द पे। साइन मीन्स होता है हस्ताक्षर करना, इसके बाद ऑन का प्रयोग न करें। यदि हस्ताक्षर करना के लिए आप यूज करते हैं पुट सिग्नेचर का, तो आप ऑन का प्रयोग निश्चित तौर पर करें, यह आपको याद रखना होगा। पुट सिग्नेचर के साथ ऑन लगेगा लेकिन साइन के साथ ऑन नहीं लगेगा, प्रेपोजिशन में सिखाया जाता है यह। तो मिस्टेक यही है, हैड साइंड ऑन। एक और मिस्टेक है लेकिन उसे अवॉइड किया गया है, वह क्या है? द क्लर्क हैड साइंड द पे बिल इन द मॉर्निंग फॉर सिंगल एक्शन वी हैव नॉट टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां भी एरर है, अवॉइड करें। जब भी दो एरर दिखाई पड़े तो उसे पकड़ना होता है जो ज्यादा लोग को दिख जाने वाला है, जैसे ये और ये चल जाएगा, उसको छोड़ दिया जाए और आंसर होगा बी। ऑन सुपरफ्लूअस है, इसे हटा दें। नंबर 17. इट इज होप्ड दैट ही मे पास। इट इज होप्ड दैट उम्मीद की जाती है कि वह पास कर सकता है। यह अटपटा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। इट इज होप्ड दैट, जब भी इट इज होप्ड या इट इज एक्सपेक्टेड का यूज किया गया हो तो मॉडल वर्ब के रूप में हमें विल या शैल का यूज करना होता है, मे का नहीं। इसलिए होप्ड और एक्सपेक्टेड देखें तो आप मे काट दें, वहां विल का प्रयोग करें। 17 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18. According to my opinion, India is now in a better position to defend herself. यहाँ पर इंडिया शब्द जो है इसे पर्सोनिफाइड किया गया है। इंडिया को पर्सोनिफाइड किया गया है और इसीलिए हर सेल्फ यूज किया गया और यह सही है, वरना इंडिया के लिए इट सेल्फ लगता। अब ये पर्सोनिफाइड मैंने क्या लिख दिया? पर्सोनिफिकेशन आप पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, 10th में। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच inanimate objects are treated as animate ones. इसे हम दूसरे तरीका से भी कह सकते हैं कि जब किसी नॉन लिविंग के अंदर ह्यूमन क्वालिटी दी जाए तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं। ऐसा इंडिया के साथ यहाँ पर हुआ है। इंडिया को एक आदमी का रूप दिया गया और तभी तो यहाँ हर सेल्फ लगा दिया गया। फीमेल, भारत माता कहते हैं हम, इसलिए यहाँ पर फीमेल शब्द का यूज हुआ। तो ये सही है, इसे गलत ना माने। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन यही गलत है। आप अकॉर्डिंग टू जब लिख रहे हैं तो फिर ओपिनियन क्या? अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ये गलत है, ऐसा ना लिखें। आप लिखें इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन। आप केवल टू मी भी लिख सकते हैं, टू मी, टू मी भी लिख सकते हैं, इन माई ओपिनियन भी लिख सकते हैं। तो आंसर ए होगा। 19. Question number 19. The crocuses had hardly come into bloom. Bloom means खिलना और ये एक तरह का फूल है। The crocuses had hardly come into bloom in the parks. Then they were swooped upon by the children. Hardly, scarcely, rarely, इनके साथ कनेक्टर के रूप में हम then का यूज नहीं, when का यूज करते हैं।
देन का यूज हम नो सूनर के साथ करते हैं, आंसर सी होगा। बोथ और बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं, बोथ और बिटवीन के साथ एंड का, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का, दो या ऑल्दो के साथ येट का। ये कुछ पेयर्ड कंजंक्शन है जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट मैं बोल ही दिया। 19 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इट इज हार्डली 10 years ago since the reform was introduced। मुश्किल से 10 वर्ष हुए जब रिफॉर्म की शुरुआत, रिफॉर्म को लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इस वाक्य को दो तरीके से हम करेक्ट कर सकते हैं। इट इज हार्डली 10 years ago, ग्रामर के रूल के अनुसार अगो के बाद यदि कंजंक्शन का यूज करना हो तो हमें दैट का यूज करना चाहिए। अब आपको अटपटा लगेगा, आप कहेंगे अरे अगो टाइम को बताता है और आप यहाँ दैट का प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ, एगो के साथ दैट का प्रयोग होता है और वह टाइम को ही व्यक्त करता है। तो या तो हम सिंस हटाकर दैट लगा दें, अंग्रेजी के कुछ लेखकों के अनुसार हम यहाँ व्हेन भी लगा सकते हैं, व्हेन से भी आप करेक्ट कर लें, दैट से आप करेक्ट कर लें। दूसरी बात, ऐसे सी एरर है, अगर आप एक और ग्रामर के रूल पर ध्यान दें तो कंजंक्शन में ही आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस। और फिर यहां एक बात आती है, यदि इस पार्ट में टाइम का यूज हुआ हो तो हम इट इज और उस टाइम को लिख देते हैं, फिर हम सिंस का यूज करते हैं, फिर इधर सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज कर लेते हैं। यह जो प्रश्न है दोहरा है। इट इज हार्डली 10 years सिंस द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड, करेक्ट तो हो गया। इट इज हार्डली, देख लीजिए, इट इज हार्डली 10 years यानी इट इज टाइम, सिंस द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस। यानी उस तरह से अगर आप देखें तो एगो को हटा देंगे तो भी करेक्ट हो जाएगा। यानी ऐसा प्रश्न नहीं देना चाहिए, और यदि आप दिए हुए हैं इसे तो दोनों को एक ही ब्लॉक में कर देते, अलग अलग ब्लॉक में नहीं करते। दो तरीके से इसे सुधारा जा सकता है और दोनों मैंने आपको बता दिया, डी और सी दोनों होगा। जैसे आप को अगर कहना हो कि जब से मैं यहाँ आया हूँ 5 घंटे बीत चुके हैं, आप कहेंगे 5 hours have elapsed or passed or left since I came here। ऐसे भी कह सकते हैं it is 5 hours since I came here। दोनों मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तो मैनेजमेंट हैज नेवर and doesn't now close the door to negotiations। negotiations means वार्ता, बातचीत। एरर क्या है? एक हैज आप वर्ब देख रहे हैं, दूसरा आप डज नॉट देख रहे हैं। ग्रामर के रूल के अनुसार यदि दो डिफरेंट सेंस के ऑक्सिलरी वर्ब एंड से जुड़े हों तो दोनों ऑक्सिलरी के लिए अलग अलग प्रिंसिपल वर्ब का प्रयोग करना होता है। अगर हैज हैव हैड दिया जाए एंड से जोड़कर तो एक ही से काम चलेगा, क्योंकि हैज हैव हैड को भी3 चाहिए। अगर हम इज एंड वॉज कर दें तो V4 से ही काम चलेगा, एक ही V4 चाहिए, दोनों में देंगे तभी गलत हो जाएगा, क्योंकि इज भी V4 लेता है, वॉज भी V4 लेता है। लेकिन जब अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज कर रहे हैं, यहाँ वर्ब टू डू यूज कर रहे हैं, यहाँ वर्ब टू हैव यूज कर रहे हैं, ये अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब हुए। ऐसी स्थिति में प्रत्येक ऑक्सिलरी वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब देना होता है। तो वर्ब है क्या हमारा? क्लोज है, तो डजंट के साथ क्लोज सही है, लेकिन हैज को भी क्लोज चाहिए, तो हैज नेवर क्लोज्ड लिखना होगा और आंसर ए होगा। द मैनेजमेंट हैज नेवर क्लोज्ड, मैनेजमेंट ने कभी क्लोज किया नहीं है, एंड डज नॉट नाउ क्लोज, और ना ही अभी वो क्लोज कर रहा है।
क्या? तो द डोर टू नेगोशिएशंस, वार्ता के दरवाजे को ना कभी बंद किया है और ना अभी बंद कर रहा है। आंसर ए होगा। 22 एंड exceeding small amount of sugar is needed. You know, an adjective can be modified by an adverb, not by adjective itself. Small adjective है और exceeding भी adjective है। adjective को adjective modify नहीं करता है, यह क्वालिटी सिर्फ adverb में होती है। adverb खुद को modify कर लेता है, लेकिन adjective खुद को modify नहीं करता, तो exceeding का adverb बनाना होगा। और एक्सीडिंगली लिखना होगा, यानी आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 23, आई इनवाइटेड महेश, भागी ईटीसी टू माय बर्थडे पार्टी। ईटीसी का प्रयोग हम थिंग्स के लिए करते हैं, एटसेट्रा। एटसेट्रा हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए कभी नहीं। ईटीसी कैन नेवर बी यूज फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए आप एटसेट्रा का यूज ना करें। यहां महेश एक है, एक भागी है, नाम है, और यहां ईटीसी लगा दिया गया, जो कि गलत है। आंसर बी होगा। अब क्या करें? तो 10 आदमी का नाम लिखना होगा, फिर भी कुछ अन्य को जोड़ना हो तो एंड अदर्स लगा दें। एंड अदर्स। ह्यूमन बींग्स के लिए आप ईटीसी का यूज ना करें। आंसर बी होगा। 24, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल की यहां जरूरत है। आई शैल अवेल ऑफ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ वर्ब निर्धारित हैं, जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर रिफ्लेक्सिव यूज करना होगा, अर्थात सेल्फ और सेल्व्स वाले शब्द यूज करने होंगे, जिनमें इंपॉर्टेंट हैं एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंट्रोड्यूस, हर्ट, sacrifice, familiarize, adapt and etc. So I shall avail of, I shall avail myself of, I shall avail myself of। 24 का आंसर भी होगा। अवेल के बाद आप ऑफ देख रहे हैं, प्रेपोजिशन देख रहे हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यह पढ़ाया जाता है कि इन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्सिव का यूज अवश्य करें। इसलिए अवेल सब्जेक्ट आई है तो हम माई सेल्फ का यूज करेंगे। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25, अनलेस यू हैव नो ऑब्जेक्शन आई विल कम टुमारो। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कल आऊंगा। तो अनलेस, अनटिल अपने आप में नेगेटिव होते हैं, और वाक्य के जिस पार्ट में हम अनलेस और अनटिल का यूज करते हैं उसमें नो का यूज नहीं करते। नो, नॉट, नेवर का यूज नहीं करते, इसलिए आप नो हटा दें। आंसर बी होगा। 25 का बी। तो ढिल्लन ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की जो इंग्लिश इंप्रूवमेंट कोर्स है, प्रोफेसर आर.एस. ढिल्लन के द्वारा लिखित, उसके मिसलेनियस कॉमन एरर्स के एक्सरसाइज 3 के प्रथम 25 क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया। आप सभी लाइव में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं वे भी कमेंट करके बताएं आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।